Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों ये जो लेक्चर है आपका बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, वही पेपर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है, इसका नेक्स्ट लेक्चर आपके पास है। यूनिट फर्स्ट है ये आपकी काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स की। तो कल तक जो हमने पढ़ा, जो हमने किया था कि प्रेशर का हमने एक्सप्रेशन निकाला था। अब हम करेंगे आइडियल गैस के लिए गतिक मॉडल जो भी है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि गतिक मॉडल से ताप की व्याख्या। इसमें क्या होता है बच्चों, हमने जो प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, इसी तरह से हम टेम्परेचर के लिए इसके जो मॉडल है, इसमें टेम्परेचर की हम एक्सप्लेनेशन देंगे। अणुगति सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन कंसेप्ट में टेम्परेचर जो है उसे इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है कि आदर्श गैस के अणुओं की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स आइडियल गैस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature। इस सिद्धांत को हम लेते हुए हमारा ये आगे का ये जो टॉपिक है ये करेंगे। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, इसमें क्या है कि आदर्श गैस के अणुओं की औसत स्थानांतरीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस, ये आप हमेशा जब भी आपके आइडियल गैस का नाम आता है, ये इक्वेशन आपके माइंड में आनी चाहिए, पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। अब इसे हम कैसे प्रूव करते हैं कि माना कि गैस के 1 ग्राम अणु का एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर परम ताप T है, आयतन क्या है, वॉल्यूम यानी कि V है। कोई भी गैस का हमने 1 ग्राम अणु ले लिया, उसका परम ताप T, आयतन V। गैस के 1 ग्राम अणु में जो 1 ग्राम जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर हमने क्या लिया है, कैपिटल N लिया है। यहाँ पर कैपिटल N क्या है बच्चों, अवोगाड्रो संख्या है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। माना कि गैस के एक अणु का द्रव्यमान हमने क्या ले लिया, m ले लिया, और अणुओं का जो वर्ग माध्य वेग है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने क्या मान ली, c स्क्वायर बार मान ली। ये सब हमने एज्यूम कर लिया। इसके हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हमने पीछे जो प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था उसके अनुसार P इज इक्वल्स टू 1/3 mn/v c स्क्वायर बार। इसमें इस इक्वेशन में यदि v को आप यहाँ पर ले जाएं और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू 2/3 n आपका यहाँ पर आ गया, m को नीचे जो हाफ आया है उसके साथ यदि अंदर ले जाएं तो हाफ mc स्क्वायर बार। ये हाफ mc स्क्वायर बार जो है ये क्या है बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या फिर माध्य गतिज ऊर्जा है, जो कि आपके हाफ mv स्क्वायर से आप लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अबव हाइपोथेसिस, मतलब जो हमने ऊपर माना था कि माध्य गतिज ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, क्या करेंगे, चूंकि हमने ऊपर जो लिखा था उसमें था हाफ mc स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि माध्य गतिज ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है। तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि हम हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ mc स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू अल्फा T। अल्फा यहाँ पे हमने कोई कांस्टेंट ले लिया और इसकी जगह हमने इक्वल्स टू लगा दिया। अब इस वैल्यू को यदि हम पीछे फॉर्मूला में पुट करें, जो कि हमें अभी प्राप्त हुआ था PV वाला, तो नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा, PV इज इक्वल्स टू 2/3 n, और जो हाफ mc स्क्वायर बार हमारे पास था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, अल्फा मल्टीप्लाई बाई T। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं बच्चों, ये सिमिलरली उसी की जैसी है जो कि हम आइडियल गैस के लिए लिखते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT। इसमें यदि हम 2/3 n अल्फा को R मान लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू RT। सेम इक्वेशन है, इसलिए माध्य गतिज ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने क्या किया था बच्चों, शुरू में हम ये हाइपोथेसिस लेके चले थे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आइडियल गैस के लिए ये चीज प्रूफ कर दी। तो हमने क्या इससे क्या सिद्धांत निकलता है कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य वह ताप है
जिस पर गैस के समस्त अणुओं की गति शून्य हो जाती है। यानी कि परम ताप और माध्य गतिज ऊर्जा जो है वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी। तो इसके अनुसार तो यदि टेम्परेचर को हम 0 कर दें तो सारे जो गैस के अणु हैं, जो कि मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी है, जो गति है, वो 0 हो जाती है। लेकिन आइडियल कोई भी चीज नहीं होती बच्चों। अगर गैस के मॉलिक्यूल 0 हो गए, उनकी जो वेलोसिटी है वो रुक जाती है, तो फिर गति नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन इसलिए क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर भी, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर भी अणुओं की जो काइनेटिक, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनमें रहती है, जिसे हम शून्यांक ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अतः परम शून्य ताप पर, यानी कि एब्सोल्यूट 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी कोई ना कोई गति, या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई ना कोई गति करते रहते हैं। न्यूनतम होती है, 0 नहीं होती। तो ये था हमारा टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन। इसमें जो आपका नेक्स्ट आता है बच्चों, वो आता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस रूल्स फ्रॉम काइनेटिक मॉडल। काइनेटिक मॉडल के द्वारा यदि हम एक्सप्लेनेशन करें गैस के नियमों का, तो गतिक मॉडल के द्वारा गैस के नियमों की व्याख्या, गैस के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रूल है वो है बॉयल का नियम, यानी कि बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बच्चों ये जो सारे लॉ आ रहे हैं, आप इनमें ध्यान रखिएगा किसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है। बस हमेशा माइंड में एक फॉर्मूला रखना, PV = R/T, क्योंकि ये सब हम आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं। तो फिर बॉयल के रूल में क्या होता है बच्चों? बॉयल का रूल है, इट मींस इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो आप अपने माइंड में ये बना लीजिए कि PV = RT। इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी भी गैस के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल, यानी कि P/V सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो आप PV = RT को यदि माइंड में रखें, तो हमने यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो PV क्या हो जाएगा? R, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये इस रूल को याद रखने का एक कॉन्सेप्ट है। तो चूंकि अब हम इसे प्रूव करेंगे कि ये P × V क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसे प्रूव करने के लिए हमने पीछे अभी क्या निकाला था बच्चों? प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, 1/3 mN/v²/। तो यहाँ से V को यदि हम यहाँ ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया? PV = 1/3 mN/c²/। अब इसे हम आगे प्रूव करने के लिए 2 से ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास मिल जाएगी PV = 2/3 N, अंदर आके आ जाएगा 1/2 mc²/। ये हमारे पास क्या है बच्चों? आपको पता है गतिज ऊर्जा है हमारे पास, माध्य गतिज ऊर्जा। तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये लास्ट में कि यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए, स्थिर किया जाए, तो गैस के प्रत्येक अणु की माध्य स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, यानी कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहती है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ही कांस्टेंट किया हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास एनर्जी है ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। इसलिए ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई इस इक्वेशन में, ये क्या आ गई? कांस्टेंट प्राप्त हो गई। M और N पहले ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? PV = इस इक्वेशन से कांस्टेंट। और यही बॉयल्स का रूल है, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस के लिए दाब तथा आयतन, यानी कि PV हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए। सेकंड जो आता है आपके पास, वो आता है बच्चों चार्ल्स का नियम, यानी कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के नियम में क्या रखते हैं हम? दाब को स्थिर रखते हैं। PV = RT है, तो इसमें यदि हम P को कांस्टेंट कर दें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होना चाहिए। ये ही चार्ल्स का नियम है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, यानी कि P को कांस्टेंट करने पर, किसी भी दी हुई गैस का आयतन, यानी कि V, उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि यदि P को कांस्टेंट कर दें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो सेम हम जानते हैं कि प्रेशर का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 mN/v²/। इसमें यहाँ से यदि हम V को यहाँ ले जाए, P को नीचे ले जाएं और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो V = क्या प्राप्त होगा? 2/3 N/P, अंदर क्या हो गया? ½ mc²/। अब हम क्या जानते हैं कि ताप की गति की व्याख्या के अनुसार माध्य गतिज ऊर्जा, अभी तो हमने पिछले उसमें तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, इसलिए ये कांस्टेंट हो गई थी।
हम क्या जानते हैं कि माध्य गतिज ऊर्जा यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगी, टेम्परेचर के। तो हम यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट लिख सकते हैं kT। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, हाफ mc² बार इज इक्वल टू kT। इसे यदि हम इस इक्वेशन में यूज करें तो हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/3 n/p k इंटू टी। k यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, n यहाँ पर कांस्टेंट है, p हमने कांस्टेंट, प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया हुआ ही है, 2/3 हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा 2/3 n/p k ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो v हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, यानी कि आयतन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा क्या है, चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास आता है वो आता है एवोगाड्रो का नियम, यानी कि अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो के नियम में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर बराबर लेंगे हम। इस नियम में क्या होता है बच्चों कि समान दाब तथा समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के, दो अलग अलग गैसें ले ली हैं, भिन्न भिन्न गैसें, उनके क्या है, प्रेशर सेम है, उनके टेम्परेचर भी सेम है, के समान आयतन और उनके वॉल्यूम भी सेम लिए हमने, यानी कि आयतन भी सेम लिए। उनमें जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है यानी कि अणुओं की जो संख्या है बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने दो गैसें ले ली। पहली गैस में हमने एक अणु का द्रव्यमान लिया m1, टोटल मॉलिक्यूल्स का नंबर लिया n1, वेग वर्ग माध्य यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने जो ली वो ली c1² बार। ये हम पहली गैस की बात कर रहे हैं। तो फिर अणुगति सिद्धांत के अनुसार यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन कंसेप्ट के अनुसार वी नो दैट P is equals to 1/3, पहली गैस के लिए क्या हो जाएगा, m1 n1/v c1² बार। इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं, PV is equals to 1/3 m1 n1 c1² बार। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। इसी तरह से हम किसी और गैस के लिए, दूसरी गैस के लिए जो कि सेम प्रेशर पे है, सेम टेम्परेचर पे है और सेम वॉल्यूम की है, उसके लिए भी हम यही चीजें डिनोट करते हैं। गैस के अणु का, दूसरी जो गैस है उसके अणु का द्रव्यमान मान लिया हमने m2, टोटल अणुओं की संख्या ले ली n2, वेग वर्ग माध्य यानी कि स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी c2² बार ले लिया। तो इसके लिए हम PV इज इक्वल टू सेम क्या लिख सकते हैं, 1/3 m2 n2 c² बार। अब प्रेशर और वॉल्यूम तो दोनों का कॉमन है, तो हम इस इक्वेशन को और जो पिछली हमने एक इक्वेशन लिखी थी उन्हें यदि कंपेयर करें तो ये राइट हैंड टर्म इनकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 m1 n1 c1² बार इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2² बार। यहाँ से हम 1/3 यदि कट जाता है तो हमारे पास क्या मिलेगा, m1 n1 c1² बार इज इक्वल टू m2 n2 c2² बार। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। दोनों के लिए क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों चीजें हमने सेम रखी थी। तो टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ द गैसेस, देन एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी फॉर बोथ द गैस विल बी सेम। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो हम पीछे वाली इक्वेशन में यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ m1 c1² बार इज इक्वल टू हाफ m2 c2² बार। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से n1 बराबर हमें क्या मिलेगा, n2 मिलेगा। ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है और ये हमें सेम प्राप्त हुआ है। यदि हम सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम की गैस लें तो हमें ये प्राप्त होता है। इसके बाद में बच्चों ये थे हमारे 3 गैस के रूल। अभी और बाकी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। जैसे कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, आपका ग्राहम का विसरण नियम है, ब्राउनियन मोशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।